Hello people, welcome back to Debunk UPSC. This video is going to be about मेंस टेस्ट प्रेपरेशन। किस तरह से हम मेंस के टेस्ट की जो प्रैक्टिस हम करते हैं उसकी प्रेपरेशन हम कर सकते हैं। दिस वीडियो इज़ फॉर द पीपल जिन्होंने पहले कभी मेंस टेस्ट आज तक एक फुल लेंथ टेस्ट नहीं लिखा है, या फिर जिन्होंने लिखा हुआ है पर वो दोबारा से कैचअप करना चाहते हैं, दे कुडंट क्लियर प्रीलिम्स दिस ईयर और दोबारा से कैचअप करना चाहते हैं, या फिर आप एक बिगिनर हो और आप यूर ओवरवेल्म्ड बाय द आइडिया कि एक मेंस टेस्ट के पीछे क्या जाता है। हाउ विल यू प्रिपेयर फॉर अ मेंस टेस्ट, हाउ यू सपोज टू राइट इट, कितना टाइम लगता है, किस तरह से प्रिपेयर करना है, कहाँ से सोर्सेज उठा सकते हैं। ऑल ऑफ दैट विल बी डेल्ट इन दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। फर्स्ट थिंग इज़ एक मेंस टेस्ट प्रेपरेशन हम करते कैसे, उसमें चार एस्पेक्ट्स होते हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। फर्स्ट इज़ सब टॉपिक डिवीजन प्लानिंग, दूसरा होता है सोर्सिंग राइट मटेरियल एंड सिलेक्टिव रीडिंग टेक्निक, इसके बारे में बात करूँगी। PYQs रेफरेंस एंड आंसर स्ट्रक्चर्स और डीलिंग विद इनर्शिया मेंटल फिजिकल प्रेशर। तो पहली चीज़ ये है कि सब टॉपिक डिवीजन। तो बात ये है कि जैसे हम सपोज करो कि आप कोई भी टेस्ट दे रहे हो, सपोज जैसे मैं इसमें आगे बात करूँगी, सपोज कि आप GS3 का टेस्ट दे रहे हो, तो अगर आप फुल लेंथ टेस्ट दे रहे हो एज इन GS3 फुल का दे रहे हो, तो आपको हर एक टॉपिक जो सिलेबस में लिखा हुआ है हर टॉपिक की प्रेपरेशन करनी पड़ेगी। इट्स नॉट लाइक प्रीलिम्स की आप इकोनॉमी पढ़ लोगे, साइंस एंड टेक पढ़ लोगे, उस तरह से नहीं होता है क्योंकि इसमें कीवर्ड्स होते हैं। तो हम सिलेबस में से सब टॉपिक पूरे पूरे उठाएंगे और उनकी हम करेंगे प्रेपरेशन, और उनके लिए हमें स्पेसिफिक सोर्सेज देखने पड़ेंगे। एंड वाइल प्रिपेयरिंग फॉर मेंस टेस्ट यू विल रियलाइज कि कुछ ऐसे पेरिफेरल टॉपिक्स होते हैं जो हमारे नोट्स में कवर्ड नहीं होते, जो हमारे स्टैंडर्ड सोर्सेज में कवर्ड नहीं होते, और हमें उनके लिए फ्रेश कंटेंट ढूंढना पड़ता है while preparing for your very first means test, and it can be little overwhelming because I remember my experience, तो मेरे साथ ऐसा हुआ था। So this is about that कि सब डिविजन प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, उस तरह से हमको देखना पड़ेगा। अब सब डिविजन प्लानिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है सोर्सिंग राइट मटेरियल। अब कि एक ही टॉपिक पे इंटरनेट पे UPSC के CSC से रिलेटेड इतना मटेरियल है कि इट कांट बी एब्जॉर्ब्ड, राइट। सो राइट मटेरियल हमें ढूंढना पड़ेगा उसके लिए कि वो कंसाइज हो, टू द पॉइंट हो और रिवाइजेबल हो। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि रिवाइजेबल हो, क्योंकि एक बार तो आप पढ़ोगे नहीं उसको, एक बार ही पढ़ना है तो फिर तो कोई पॉइंट नहीं है, ना ही पढ़ो अगर एक बार पढ़ना है तो। पर अगर आपको ढंग से प्रिपेयर करना है तो ऐसा कोई मटेरियल उठाना जिसका फर्स्ट रीडिंग करने के बाद आपको समझ आ जाए कि ये रिवाइज हो जाएगा कि नहीं होगा, या फिर उसको सेपरेट कर लेना, उसको कंसाइज और कर लेना, उसके नोट्स जैसे भी करना है उसका आपको देखना पड़ेगा कि नोट्स बनाने हैं या क्या करना है। बट बेसिक पॉइंट है कि उसका रिविजन बाद में होना चाहिए, अदरवाइज कोई पॉइंट नहीं रहेगा उसका। दैट इज़ द फर्स्ट थिंग वाइल सोर्सिंग द राइट मटेरियल। वही गूगल पे मिलेगा, आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, आर्टिकल्स होते हैं, ब्लॉग्स होते हैं बहुत सारे, उसमें लिखे होते हैं चीज़ें ये वाली, ठीक है। देन सिलेक्टिव रीडिंग टेक्निक। अब इसके बारे में बात करती हूँ कि सिलेक्टिव रीडिंग टेक्निक क्या है। जैसे सपोज करो कि जैसे GS2 की एग्जांपल यहाँ पे बहुत सही बैठेगी कि GS2 में एक टॉपिक है सिविल सर्विसेज का, ठीक है। तो वो ऐसा है कि ये बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है, वैसे तो बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है कि हम तैयारी कर रहे हैं इस एग्ज़ाम की तो हमें पता है वैसे कि इसमें चीज़ें क्या आएंगी, पर क्वेश्चन जिस तरह से आता है ना उसमें लिखने के लिए कंटेंट चाहिए होता है हमें। तो उसके लिए जो हम कंटेंट उठाएंगे ना वो किसी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट जो होते हैं वो मटेरियल निकालते हैं, तो किसी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का हम मटेरियल उठाएंगे और फिर उससे कवर करेंगे, और उसी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के मटेरियल को ही रेफ़र करेंगे, बार बार करेंगे जब भी हम इस टॉपिक को रिवाइज करेंगे। तो इस तरह से हमको सिलेक्टिव रीडिंग करनी है। और सपोज़ कि इसका आपको एक छोटा सा मटेरियल नहीं मिल रहा है, आपने पूरा का पूरा विजन का मटेरियल उठा लिया है या ऐसे फोरम का उठा लिया है, तो इस तरह से किसी का मटेरियल उठा लिया है, तो उसमें से जो टॉपिक के लिए आप वहाँ पे आए हो वही करो। बिकॉज समटाइम्स हमें ऐसा लगता है कि ये मटेरियल में बेटर लिखी हुई हैं वो चीज़ें जो हम ऑलरेडी नोट्स में कर चुके हैं। इट्स नॉट गोना वर्क। जो आपके नोट्स बनाए हुए हैं, जो आप पहले से रेफ़र कर रहे थे वही करो, उसको अपडेट कर लो, अपने नोट्स को अपडेट कर लो, बट अपना पूरा का पूरा मटेरियल डिस्कार्ड मत करो, चेंज मत करो, जिसको फॉलो कर रहे हो वही करो।
ये सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड रहता है PYQs रेफरेंस। किसी भी पेपर की प्रेपरेशन करने के लिए हमें उसके PYQs देखने पड़ेंगे, PYQs ज़रूर देखने पड़ेंगे। PYQs देखो, उसके सॉल्व आंसर देखो, ठीक है। और जब प्रिपेयर हो, या जब थोड़ा बहुत प्रिपेयर हो गया, जब थोड़ी बहुत तैयारी हो गई है, सपोज आपने इकोनॉमी का रिवाइज कर लिया है जैसे जब सपोज जैसे मैंने GS3 की बात करी है, तो सपोज आपने इकोनॉमी का रिवाइज कर लिया है, या फिर आपने इंफ्रास्ट्रक्चर का रिवाइज कर लिया है, स्कीम्स रिवाइज कर ली हैं। इसके बाद आप देख रहे हो PYQs, ठीक है। अब PYQs देख के आप क्या करो कि साथ के साथ वाइल रिवाइजिंग वाइल सॉल्विंग आप उसके बनाओ आंसर स्ट्रक्चर्स। इससे होगा क्या कि जब आप एक्चुअल टेस्ट लिखोगे, आपको समझ, आपके दिमाग में कहीं ना कहीं आएगा कि हाँ, इंट्रो में ये आ सकता है, बॉडी में ये आ सकता है, और कंक्लूशन में या वे फॉरवर्ड में ये आ सकता है। इस तरह से आपको आंसर स्ट्रक्चर्स बना के रिवीजन करना है। अगर आपको प्रॉब्लम आती है स्टार्टिंग में, तो आप नोट्स से स्टार्ट कर सकते हो कि आंसर स्ट्रक्चर के फॉर्मेट में आप नोट्स बना लो। पर इवेंचुअली आफ्टर सम टाइम आपको रियलाइज होगा कि ये दिमाग में अपने आप इस तरह से हो जाएगा, प्रोग्रामिंग ऐसे हो जाएगी कि आंसर स्ट्रक्चर ही बनेंगे, और आप क्वेश्चन को पढ़ते ही ऐसे आपके दिमाग में आएगा कि इसका आंसर स्ट्रक्चर कैसा होगा, इंट्रो में क्या डालेंगे, बॉडी में क्या डालेंगे, क्या क्वेश्चन पूछा गया है, इंटरप्रिटेशन किस तरह से करनी है, और आंसर फ्रेमवर्क कैसे होना चाहिए। वो सब कुछ आपको इस स्टेप, ये उसका आस्पेक्ट है, और ये आपको डील करना पड़ेगा। अगर ये आपका पहला टेस्ट है तो दिस वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, बिकॉज इसमें मैं इस तरह से बात कर रही हूँ, सारा ओवरऑल व्यू दे रही हूँ। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मेरे साथ हुई थी, दैट इज़ डीलिंग विद इनर्शिया। सो जब इंसान का पहला टेस्ट होता है, उसको लगता है कि मैं 3 घंटे बैठ के लिखूँगा कैसे। 3 घंटे बैठना है, आंसर राइटिंग करनी है, पता नहीं है कि कॉन्फिडेंस नहीं होता है फर्स्ट टाइम, बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं होता है, ठीक है। ये भी कॉन्फिडेंस नहीं होता कि पेपर कंप्लीट भी होगा कि नहीं। पहली बात, कंप्लीट हो पाएगा कि नहीं। दूसरी बात, हम सारे क्वेश्चन आंसर कर पाएंगे कि नहीं। तीसरी बात, ब्लैंक आउट तो नहीं हो जाएंगे लिखते लिखते। तो ये सब चीज़ों का सिर्फ एक सोल्यूशन है, जस्ट डू इट। करने के बाद ये एग्ज़ाम, एक टेस्ट लिखने के बाद आपको पता चलेगा कि है क्या, कि क्या था क्या नहीं था। और यही बात है मेंटल फिजिकल प्रेशर। एक तो लिखने का पहले का प्रेशर, इनर्शिया, कि कैसे इतना 3 घंटे निकालने, सुबह लिखे रात को लिखे। जब आपको 3 घंटे का स्लॉट मिल रहा है, मेक श्योर आप को डिस्टर्ब नहीं करे कोई उस टाइम, आप लिखो। और बस एक बार ऐसे सोच लो कि बस लिखना है, देना है, मुझे लिखना है, चाहे मुझे आता हो चाहे नहीं आता हो, कोई क्वेश्चन आता हो। एक बार मुझे 3 घंटे बैठ के एक टेस्ट देना है, बात खत्म। उसको कॉम्प्लिकेट करो मत। ये है ही पॉइंट है ही नहीं कॉम्प्लिकेट करने वाला। पॉइंट यही है कि हमें टेस्ट लिखना है और टेस्ट लिखना है, दैट्स इट। दूसरा है मेंटल फिजिकल प्रेशर आफ्टर इट। अच्छा, 2 तरह के स्टूडेंट्स होंगे। एक होंगे जो पेड मीन्स टेस्ट सीरीज़ यूज़ कर रहे होंगे, दूसरे जो अनपेड फ्री वाली होती हैं जो, वो यूज़ कर रहे होंगे। तो जो पेड कर रहे होंगे उनका एवेल्यूएशन तो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले करके देंगे। तो उनका जब तक एवेल्यूएशन नहीं आएगा तब तक उनको थोड़ा सा रहेगा, एंग्जाइटी रहेगी कि कैसे आएंगे मार्क्स, किस तरह से आएंगे। और जो नहीं आएंगे उनको ये एंग्जाइटी रहेगी कि जिस तरह से मैं चेक कर रहा हूँ, क्या वो उसका कोई पॉइंट है, क्या ये सही रहेगा, क्या मुझे पता है कि मैं खुद ही लिख के चेक कर रहा हूँ तो उसका कोई पॉइंट रहेगा कि नहीं रहेगा। तो अगर आपके पास कोई बड़ी है, स्टडी बड़ी है, जिसके साथ आप पढ़ते हो, कोई फ्रेंड है, तो आप उनके साथ एक्सचेंज कर सकते हो अपनी कॉपी, कि आप मेरा एवेलुएट कर दो, मैं आपका एवेलुएट कर दूंगा, पहली बात। दूसरा, अगर नहीं है, अगर आप खुद ही प्रिपेयर कर रहे हो, तो फिर आप क्या कर सकते हो, उन्हीं क्वेश्चंस के जो भी आपने उठाए हैं ना, जो भी जहाँ से भी आप टेस्ट उठाओगे, वहाँ पे आपको एक मॉडल आंसर भी तो मिलेंगे, साथ में सॉल्व भी तो मिलेंगे। उसके रेफरेंस में से आप अपना कॉपी चेक कर सकते हो। और कॉपी में आप इस तरह से मार्किंग मत करना, मार्किंग इस तरह से मत करना कि जिसे आपको सही लग रहा है। आपको ये देखना है कि जिस टर्म्स पे मॉडल आंसर है, उस टर्म पे मेरा आंसर चल रहा है कि नहीं। और पहली बार, अगर आप पहली बार टेस्ट लिख रहे हो, बहुत ही अजीब आंसर लिखोगे, बहुत ही मतलब एक बार तो हंसी आएगी देख के अपना ही आंसर चेक करते हुए, पर वही रियलिटी है, आप इम्प्रूव करोगे। जब मैं अपना फर्स्ट कॉपी देखती हूँ तो मुझे रियलाइज़ होता है कि मैं क्या थी, मुझे कुछ नहीं आता था। ये चीज़ें हैं, ये नॉर्मल है, सबकी जर्नी में होती हैं ये चीज़ें। तो कीप दैट इन माइंड, जस्ट फील कि ये पहला है, इट्स अ स्टेप टूवर्ड्स इट, इट्स नॉट एंडिंग। ऐसा नहीं है कि जब मेंस हम लिख रहे होंगे तो हम इसी स्किल सेट के साथ, इसी प्रैक्टिस के साथ लिख रहे होंगे, कि दिस इज़ जस्ट अ स्टार्ट टू इट। तो वी विल
इम्प्रूव, ऑफ कोर्स वी विल इम्प्रूव, ठीक है। तो दिस इज़ अबाउट दैट। तो ये मेंस टेस्ट प्रिपरेशन का ये 4 एस्पेक्ट होते हैं, मैंने डील कर लिए। अगर आप बिल्कुल न्यू हो तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि कहाँ से टेस्ट ले सकते हैं और इवैल्यूएशन कैसे करवा सकते हैं, अगर खुद इवैल्यूएशन नहीं आती तो क्या कर सकते हैं, वो सब चीज़ें कुछ इसमें एड्रेस हो गई, कुछ में आई विल बी टॉकिंग आगे वीडियो में कि कहाँ से आप टेस्ट ले सकते हो, किस तरह से कर सकते हो, एंड माई प्लान जैसे मैं कैसे करती हूँ, एंड आई विल बी डिस्कसिंग इन माइक्रो व्यू कि जैसे जो मेरा प्लान है इस बार जो टेस्ट प्रिपरेशन मैं कर रही हूँ उसमें मैं किस तरह से कर रही हूँ। अगर आपको कुछ उसमें से सीखने को मिले तो आई विल बी वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। ओके, सो नाउ द वीडियो स्टार्ट विद माई प्लानिंग। तो मेरी सितंबर की प्लानिंग क्या रहेगी, मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ। तो पहले मैं क्या कर रही थी, पहले मैं हाफ वीकली प्लान लेके चल रही थी अगस्त में स्पेशली। तो मैं क्या कर रही थी कि 3 दिन मैं कर रही थी ऑप्शनल और 3 दिन मैं कर रही थी जीएस। पर अब मैं करूँगी फुल वीकली कि एक हफ्ता मैं करूँगी जीएस और एक हफ्ता मैं करूँगी ऑप्शनल। इसका रीज़न है, बहुत ही स्पेसिफिक रीज़न है। इसका रीज़न ये है कि एक तो जो मैं एग्ज़ाम्स देती रहती हूँ गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स दूसरे, वो हमेशा बीच में आते हैं तो पूरा हो नहीं जाता, मतलब पूरा वो 3 दिन में भी वो एक दिन वेस्ट हो जा रहा था मेरा कई बार। तो ये एक रीज़न है। और मैं चाहती नहीं हूँ कि एक तो एक हफ्ते में 3 दिन ही हम पढ़ रहे हैं कोई टॉपिक और उसमें भी कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, तो फिर वो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है। दूसरा ये था कि जब मोमेंटम बन रहा है ना सब्जेक्ट का, जब तक मोमेंटम बनता है 2 दिन पढ़ के तो मोमेंटम बनता है, थर्ड डे आप पढ़ते हो, फोर्थ डे वो ब्रेक हो जाता है। तो मैंने ये एक्सपीरियंस किया कि ऐसा मेरे को सूट नहीं कर रहा है ये चीज़, क्योंकि मेरे से काम हो नहीं पा रहा था, मेरा मन कर रहा था वही पढ़ने का जो मैं पिछले 3 दिन से पढ़ रही हूँ। तो अब मैं वीकली करने वाली हूँ कि एक वीक जीएस का प्रेपरेशन और एक वीक ऑप्शनल का प्रेपरेशन। और मुझे लगता है कि एक वीक चाहिए होता है एक मेंस टेस्ट को। कोई भी एक मेंस टेस्ट आपने सोचा है, उसका प्री डिटरमिन्ड सिलेबस है, आपको करंट अफेयर्स भी पढ़ने सब कुछ करना है, तो आपको एक हफ्ता लगेगा उसकी प्रेपरेशन करने में और आपको देना चाहिए एक हफ्ता। दिस इज़ व्हाट आई बिलीव, माई पर्सनल ओपिनियन इज़ दैट, ठीक है। और अगर आप बिगिनर हो तो आपको हफ्ता लगेगा, कोई शक नहीं है इसमें। जैसे जो आयुष सर हैं, फोरम वाले जो सर हैं, वो सर कहते हैं कि 30 आवर्स आपको देने चाहिए फॉर 1 टेस्ट प्रेपरेशन। और अगर 30 नहीं दे पा रहे हो तो 18 तो देने ही चाहिए। और अगर 18 से कम दिए हैं तो फिर थोड़ा सा आपको पता होगा कि मार्क्स ढंग के नहीं आएंगे। और अगर 12 नहीं हुए, अगर 12 आवर भी नहीं हुए प्रेपरेशन के, तो टेस्ट दो ही मत, क्योंकि 12 घंटे का प्रेपरेशन इज़ द लीस्ट यू कैन डू फॉर अ मेंस टेस्ट। सो ये अपने दिमाग में आप मेट्रिक रख सकते हो। मैं 18 का लेके चलती हूँ, पर 18 और 30 के बीच में अगर रहेगा ना तो बहुत सही रहेगा आपका। दूसरा ये है, 30 वाला आइडियल रहता है। दूसरा ये मैंने बता दिया कि बैलेंसिंग जीएस एंड ऑप्शनल वीकली। और उसके बाद मैं बात करती हूँ ऊपर वीकली टारगेट्स किस तरह से रखूँगी मैं। वीकली टारगेट्स टेस्ट राइटिंग मेरा बहुत सिंपल रहता है। जब मैं ये कर रही हूँ तो मैं एक टेस्ट डिसाइड करूँगी, जो कि मैं आपको बताने वाली हूँ आगे कि मैं किस तरह से करती हूँ। एक टेस्ट डिसाइड करूँगी, उसका प्रेपरेशन करूँगी पूरा हफ्ता, और उसका पूरा हफ्ता प्रिपेयर करके उसको एक दिन लिख के, उसी दिन मैं कुछ नहीं करूँगी। उस दिन मैं सिर्फ ये टेस्ट लिखूँगी, पेपर पढ़ूँगी, न्यूज़पेपर पढ़ूँगी, और कुछ और मन में होगा तो वो करूँगी। पर और इससे ज़्यादा कुछ कर उस दिन मैं कुछ और पढ़ाई नहीं मेरे से होती, क्योंकि अभी तो मेन अगले साल, मतलब प्रीलिम्स और मेन साइकिल तो अगले साल ही है ना। तो अभी तो यही है, तो मैं उस दिन टेस्ट ही लिखूँगी और उस दिन मैं एवेल्यूएट नहीं करूँगी, मैं एवेल्यूएट करूँगी उसके अगले दिन। तो क्योंकि अभी मैं थोड़ा सेल्फ एवेल्युएशन वाले मॉडल में जाने वाली हूँ, तो वो वाला चीज़ है। तो इस तरह से रहेगा, मतलब बेसिकली मेरा एक हफ्ता रहेगा। अब जो मेरे वीक्स आने वाले प्लान रहेंगे वो गोल ओरिएंटेड प्लान रहेंगे, कि मेरा गोल है ये टेस्ट देना मुझे और मुझे उसी पे काम करना है। इस तरह से मेरा रहेगा प्लान। और अब मैं बात करती हूँ मेन टेस्ट पे आती हूँ। सो दिस इज़ माई प्लान फॉर ये हफ्ता 4 to 10। आज 3 है, कल 4 है, तो ये सीन है। तो 4 को मंडे है और 10 को संडे है, और 9 को मेरा एक एग्ज़ाम है NIACL AO का। तो ये एग्ज़ाम देने मुझे जाना पड़ेगा। तो ये जो सैटरडे को है, सैटरडे को तो मैं नहीं गिनूँगी उसमें अपने दिन में, क्योंकि फुल डे लग जाता है एग्ज़ाम में। बेसिकली इसका मतलब ये है कि मेरे पास मंडे टू फ्राइडे है और संडे को मैं टेस्ट लिखूँगी। मोस्ट प्रॉब्ली मैं संडे को टेस्ट लिखूँगी, ठीक है।
और अब ये देखो मेरे पास 5 दिन बचे, क्योंकि ऐसा होगा आपकी, आप पूरी लाइफ तो इसके अराउंड मोल्ड कर नहीं रहे हो, तो आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो वही बात है कि 30 यार अगर आप आइडियल लेके चलोगे ना, तो कहीं जाके आपके 25 भी हो जाएंगे तो बहुत है। तो अब मैं वही मान रही हूँ कि अब 5 दिन हैं, 5 दिन में मुझे मेरे से जितना हो पाएगा मैं वो करूँगी। और गोल ओरिएंटेड मेरे लिए तो प्लान वर्क करता है, तो इसलिए मैं तो इस तरह से करने वाली हूँ। अब मैंने क्या डिसाइड किया है कि मेरा जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है GS3 का पहला हाफ, फर्स्ट हाफ ऑफ GS3, विच इज़ टॉपिक 1 to 10। ठीक है, ये वो टॉपिक्स हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या है। इंडियन इकोनॉमी, इंक्लूसिव ग्रोथ, गवर्नमेंट बजटिंग, क्रॉप्स, क्रॉपिंग पैटर्न, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ई टेक्नोलॉजी इन द एड ऑफ फार्मर्स, PDS, MSP, और जो भी एग्रीकल्चर से लेके से रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं, बफर स्टॉक्स, टेक्नोलॉजी मिशन, इकोनॉमिक्स, ये सब, फूड प्रोसेसिंग और सप्लाई चेन मैनेजमेंट, लैंड रिफॉर्म्स, इफेक्ट्स ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन इकोनॉमी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट मॉडल्स, एग्जाम्पल PPP, NIP, NMP और दैट। ठीक है, तो ये टॉपिक्स हैं 1 to 10, और इसका प्रेपरेशन है। प्रेपरेशन मैं करूँगी कैसे, उसके सोर्सेज भी मैं बता रही हूँ। ये वीडियो आप जैसे आप कोई टेस्ट डिसाइड करोगे तो आप उसका एक स्ट्रक्चर इस वीडियो के अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हो, क्योंकि इसमें मैंने डिटेल में बात करी है। तो अभी मैं सोर्सेज की बात करने वाली हूँ कि कैसे हम रेफर करेंगे। तो जैसे अभी मैंने टॉपिक्स लिस्ट डाउन किए थे, तो मेरा प्लान ये है कि मैं करंट अफेयर के जो नोट्स हैं मेरे पास, जो मैंने बनाए हैं पिछले साल से, स्टैटिक प्लस करंट लिंकेजेस के अप्रोच से मैंने बना रखे हैं। उसमें कंटेंट भी है जो कि मेंस में सीधा कोट कर सकते हैं ना हम, जैसे कोट्स होते हैं, डेटा होता है, ट्रेंड्स होते हैं, ग्राफ्स होते हैं, ऑल ऑफ दैट। और उसके साथ मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस करे हुए हैं, तो मैं वो रिवाइज करूँगी अपना सारा। और PYQs, सॉल्व PYQs, इसमें हम थोड़ा सा अगर टाइम बचे, अगर या फिर बोर हो जाए, तो टॉपर कॉपीज़ भी रेफ़र कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भी अगर मिल जाए टॉपर कॉपी पर्टिकुलरली GS3 के टॉपिक की, तो रेफ़र करने में कोई बुराई नहीं है, कर सकते हैं। एग्रीकल्चर के स्टैटिक पोर्शन में रिवाइज करूँगी, और ईटेक जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। अब एग्रीकल्चर के स्टैटिक पोर्शन का मतलब ये है कि क्रॉपिंग पैटर्न है क्या हमारे इंडिया में, कहाँ पे किस तरह की क्रॉपिंग होती है, और किस रीजन में किस टाइमिंग पे होती है, उसका हार्वेस्ट सीज़न क्या होता है, सोइंग सीज़न क्या होता है, वो सब कुछ देखेंगे। और डेटा देखेंगे उससे रिलेटेड। और इकोनॉमी में मेजर टॉपिक देखेंगे जैसे GST, RBI, MPC, GDP के कैलकुलेशन मॉडल्स पे क्वेश्चन पहले आ रखे हैं, PYQ में सीधा सीधा क्वेश्चन आ रखे हैं कि पहले क्या मॉडल था, अब क्या मॉडल है। उसका ट्रेंड डेटा आजकल न्यूज़पेपर में भी आते रहते हैं आर्टिकल की, इस क्वार्टर का इस तरह से रहा है कलेक्शन, GST कलेक्शन, या फिर इस तरह से GDP रही है, वो चीज़ें हम देखेंगे। इंटरनेशनल टॉपिक्स पे भी क्वेश्चन सीधे सीधे आते हैं, FPIs पे, FDI पे, फॉरेक्स पे, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट पे, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट लिखा हुआ है, ये सब कुछ। ठीक है, इंफ्रा में हम देखेंगे नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी, पोर्ट्स, सागरमाला, भारतमाला उड़ान, ये सब कुछ, ये सारी चीज़ों पे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, और प्रैक्टिस करनी चाहिए क्योंकि ये करंट के टॉपिक्स हैं। ठीक है, ये करंट अफेयर्स यही है और कुछ नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट मॉडल्स में मैं ये जैसे एग्जांपल है, ये बहुत वास्ट टॉपिक है, एग्जांपल मैं दे रही हूँ यहाँ पे। PPP, दैट इज़ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, और नेशनल मोनेटाइजेशन पॉलिसी, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी, टोल्स, इनविट्स, रीट्स, स्टॉक मार्केट्स, और अदर करंट अफेयर्स जो भी मेरे को मेरे नोट्स में मिलेंगे। तो ये रहेगा मेरा सीन। अब एज यू आर नोटिसिंग कि मैंने इसमें कुछ रखा नहीं है कि मैं कहीं से किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का मटेरियल रेफर नहीं कर रही हूँ, बिकॉज आई हैव बिन प्रिपेयरिंग फॉर 2+ years नाउ। I have my notes, but if you don't have, you will have to refer some coaching institute का कुछ तरह का किसी ना किसी चीज़ पे। जैसे अगर आप इंफ्रा पे ही निकालोगे ना, तो आपको मिलेगा, आप विजन पे देख सकते हो, आप ओनली IAS देख सकते हो। इस तरह से आप गूगल करोगे ना, जस्ट गूगल इट और आगे कीवर्ड डाल देना UPSC। ठीक है, कुछ ना कुछ मिल जाएगा आपको, और PDF फॉर्म में मिलेगा, बढ़िया से पढ़ना और सब कुछ कवर्ड होगा उसमें। ठीक है, अब लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का, विच इज़ व्हाट इफ़ यू डोंट हैव एनी पेड मेंस टेस्ट सीरीज़। तो मैं अपना केस बताती हूँ। जैसे मेरा केस था कि मैंने पहले पेड टेस्ट सीरीज़ भी यूज़ करी हुई है, मैं नाम नहीं लूँगी कौन सी करी हुई है, पर मैंने पेड टेस्ट सीरीज़ यूज़ करी हुई है। उसमें मैंने इवैल्यूएशन देखी हुई है, किस तरह से इवैल्यूएशन हो के आती है, किस तरह से क्या होता है, मेरे को वो एक्सपीरियंस है। अभी मैं क्या करने वाली हूँ, मैं अभी सेल्फ वैल्यूएट करने वाली हूँ, बिकॉज मेरे को है ये एक्सपीरियंस। मेरे को लगता है कि अभी जितना एक्सपीरियंस हो गया है, मैं खुद कर लूँगी वैल्यूएट, और मॉडल आंसर्स के की से हो जाता है। ठीक है, और तो ये है मेरा सीन। तो अब आपके पास भी अगर नहीं है तो क्या, जैसे मैंने भी, अब मेरे पास पेड नहीं है मेंस टेस्ट सीरीज़, तो मैं कहाँ से करूँगी।
तो देर आर 2 वेबसाइट्स, फ्री यूपीएससी मटेरियल्स, यूपीएससी पीडीएफ, पीवाईक्यूज ऑफ कोर्स, और आप फ्रेंड से मांग सकते हो। अगर आपके फ्रेंड्स के पास हैं तो वो आप उनसे मांग सकते हो, वो आपको भेज देंगे। इसके अलावा कि आप जब एक टेस्ट दो ना, तो it's not easy, I'm telling you, it's not easy, don't take it as easy, it is a task, you have to complete it। और आपको देने के बाद पता चलेगा, टेस्ट लिखने के बाद पता चलेगा कि कितना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप अपने बारे में चीज़ें रियलाइज़ करोगे जब आप टेस्ट में बैठे होगे और क्वेश्चन कोई अड़ जाएगा तो आपको समझ आएगा कि अब क्या करना है। टाइम मैनेजमेंट के बारे में हम सुनते हैं, टॉपर से सुनते हैं, सब कुछ सुनते हैं, पर जब आप लिख रहे होगे तो आपको समझ आएगा कि क्या होता है असल में टाइम मैनेजमेंट जब आप टेस्ट लिख रहे हो। ठीक है, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट। इफ़ यू लाइक्ड इट, प्लीज़ लीव a thumbs up, and thanks for watching. See you in the next one.